नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश हम होंगे कामयाब, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम का शीर्षक हमने आपको बताया और आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हम होंगे कामयाब। कामयाबी की किसी भी मंजिल की तरफ बढ़ने के पहले जो जज्बा, जो स्पिरिट, जो भावना हमारे मन में होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए, हम होंगे कामयाब। कामयाबी की सबसे पहली मंजिल ही है सकारात्मकता, यानी एक ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड से आगे बढ़ने का हमारे भीतर भाव का होना। और ये कई बार हम देखते हैं कि ये भाव ही हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास नहीं होता है। और ये जो ख़ास हमारी पेशकश है, ये कार्यक्रम है, ये उन युवाओं के लिए है जो अखिल भारतीय सेवा और राज्य प्रशासनिक, पुलिस और तमाम तरह की सेवाओं में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं और परीक्षाएं निरंतर देते रहते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें शायद उनके जहन में नहीं आ पाती हैं या वो कहीं अटकते हैं। और कई लोग इस मामले में अनफॉर्चुनेट भी होते हैं जो छोटे शहर और कस्बों के हैं कि उनका एक्सपोजर दिल्ली, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, पटना, जयपुर ऐसे शहरों का नहीं हो पाता है। तो एक सर्कल जो मिलना होता है, जो आपको मोटिवेट भी करता है और आपको ये भी बताता है कि आप कितने गहरे पानी के तैराक हैं, ये भी नहीं मालूम पड़ पाता है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये अखिल भारतीय सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, तमाम तरह की सेवाएं, इनके लिए किस तरह के एक भाव से आगे बढ़ा जाए, एक हमारा कार्यक्रम भी है। आप देखते ही हैं, ख़ासतौर से युवा अफसरनामा, जिसमें हम अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से बात करते हैं और उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं एक सेगमेंट में कि कैसे आगे बढ़ें वो। पढ़ाई की अगर बात करें तो उन्होंने कैसे सफलता हासिल की और किस तरह से वो टिप्स देंगे युवा पीढ़ी को। तो एक छोटा सा सेगमेंट हम आपको वो भी दिखाएंगे उसमें। लेकिन आज इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान वो किरदार रहेंगे, वो एक्सपर्ट्स रहेंगे जो इस सेवा को न सिर्फ बहुत अच्छे से समझते हैं बल्कि खुद इसके पानी में बहुत गहरे उतर चुके हैं और अभी भी कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य जैसी भूमिका में, प्रशिक्षक की भूमिका में कई ऐसे अर्जुनों को उनका बेड़ा पार लगाने का काम कर रहे हैं जो इन सेवाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक प्रशिक्षक हैं जो शिक्षक की परिभाषा पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। शिक्षक यानी बिना किसी अपेक्षा के अपने शिष्य को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति। वो एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आते हैं, एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से आते हैं, बिहार से वो आते हैं जिसका अखिल भारतीय सेवाओं में दबदबा रहा है। वो खुद बहुत सीनियर पोस्ट पर बैंकिंग सर्विसेज से रिटायर रहे हैं। बड़ा नैरो स्कैप उनका अखिल भारतीय सेवाओं से रहा है और इसमें उनकी गलती अधिक नहीं रही है, एक भाग्य का फैक्टर जो होता है। नहीं तो आज वो किसी अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी के तौर पर ही हमारे साथ होते। लेकिन आज वो एक कोच के तौर पर जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, युवा स्टूडेंट, उनको पढ़ा रहे हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं विजय शंकर मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आप। धन्यवाद, नमस्कार। मिश्रा जी, पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि पढ़ाई करने का जज्बा तो हम सबके मन में रहता है, लेकिन हम अटक जाते हैं। हम समझते हैं कि ढेर सारी अच्छी किताबें या किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लेना, और इसी के साथ हमें लगता है कि सफलता की तरफ हमारा कदम बढ़ गया। आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो कदम रख रहे हैं, और अगर एक कदम गलत हो गया तो मंजिले मकसूद से दूर हो गए। क्या कहेंगे ऐसे विद्यार्थियों से आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे सामयिक विषय पर आपने एक चर्चा रखी है जिसकी आज हजारों लाख नौजवानों की ज़रूरत है जी। जिस तरह से नौकरी का, बेरोजगारी का आलम है और प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न हर नौजवान के मन में रहता है, क्या हम इस क्षेत्र में सफल होंगे? और निश्चित तौर पर इस प्रश्न का जवाब वह जानना भी चाहेंगे कि आखिर कौन सी एक युक्ति की जाए कि सफलता उनको मिले। तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने यह विषय रखा है। धन्यवाद।
सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी किसी कैरियर को चुनते हैं तो उसमें एक समय का बड़ा महत्व होता है, कालखंड का। बहुत इम्पोर्टेंट। हम किस समय अपने कैरियर के बारे में सजग होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि तकनीकी क्षेत्र में जाना है, अगर आपको चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, अभियांत्रिकी में जाना है, या किसी इस तरह के किसी विषय में जाना है जहां आपको प्रोफेशनल ज्ञान चाहिए, तकनीकी ज्ञान चाहिए, तो इसकी तैयारी तो आपको 10वीं से शुरू कर देनी पड़ेगी। अगर आप और किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ा समय जरूर होता है, लेकिन चूंकि किसी भी प्रशासनिक परीक्षा वाले इम्तिहान में विषय तकनीकी भले न हो, लेकिन पाठ्यक्रम इतना विशाल होता है कि आपको तैयारी का समय थोड़ा स्नातक के पहले निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि आपको विषय का चयन करना है। फिर आपको उस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऐसे प्रतियोगियों के साथ मुकाबला करना है जो कि सब उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और आज की तारीख में जबकि नौकरियां घट रही हैं तो निश्चित तौर पर प्रतियोगिता का स्तर भी बहुत ऊंचा हो गया है। जो सबसे पहला संदेश मैं देना चाहूंगा कि आज का जो एक मनोविज्ञान है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नाश्ता जी, तो सफलता का कोई इंस्टेंट तरीका नहीं होता है। क्या बात। मंत्र नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है साहब। कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है। सफलता की घोला आपने एक मग में और पी गए और सफल हो गए। और इसके लिए आपको एक तैयारी करनी पड़ती है मानसिक स्तर पर, और परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बड़ी पुरानी कहावत है, तो परिश्रम तो करना ही करना है, लेकिन उसके लिए एक रणनीति भी होनी चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले यह चुनना कि आपकी अभिरुचि क्या है। अब जैसे मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण दे दूं कि बचपन में इसी प्रकार से मुझको बातचीत करने की ज़्यादा आदत थी, तो मेरे पिताजी कहा करते थे तुम वकालत के क्षेत्र में सफल होगे। उनको ऐसा लगता था कि ज़्यादा बातचीत करना तो वकालत के क्षेत्र में ही संभव है जी। लेकिन यह सिर्फ एकमात्र हल्केपन में कही गई बात है। वस्तुतः आपको यह तय करने का समय आपके बचपन से शुरू हो जाता है। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वातावरण में देखते हैं, किसको इच्छा नहीं होती है कि उच्च पद मिले, अच्छा वेतन मिश्रा मिले। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो तय ही नहीं कर पाते हैं, भले ही वो अखिल भारतीय सेवा में अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको क्लियर नहीं है कि क्या उनका रास्ता यही है। यह कुछ ऐसा है जैसे आप 10वीं 12वीं में आपने एक तैयारी की, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, गए या असफल हो गए, फिर आपने अपना एक नई मंजिल तय की कि अब यह पकड़ना है। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ठीक है, सफलता असफलता ही सफलता की इबारत लिखेंगी। बिल्कुल। अगर आपने कभी पहले कोई कुछ सोचा था, उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए, कोई बात नहीं, फिर आगे आपके लिए दूसरी मंजिल है। लेकिन फिर आपको इस शिफ्ट में, ये जो अचानक आपकी एक सफलता से जन्म लेने वाली सफलता की ओर जो प्रयास होगा, इसके लिए तुरंत तैयार होना होगा। 2 मंत्र अभी तक की बातचीत में हमको मिले हैं। पहला मंत्र है साहब कि परिश्रम के अलावा, जो बहुत पुरानी कहावत है, जैसा हमारे क्योंकि सर के पढ़ाए हुए कई विद्यार्थी इस समय अखिल भारतीय सेवा और राज्य की जो प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा है उसमें सफलतापूर्वक वहाँ पहुँचे हैं। तो ये एक एक्सपर्ट की टिप्पणी है कि कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि तय करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, एक विकल्प प्लान ए फेल हो गया, बी में आ गए, तो बी ही आपका जीवन का ध्येय होना चाहिए। फिर सी की तरफ मत देखिए, पहले पूरी ताकत उसमें लगाइए। सर, ये 2 मंत्र तो हमको मिले। अब सबसे पहली चीज़ है कि मैं पढ़ूं कैसे। अब मैंने सब्जेक्ट भी ले लिए, पढ़ाई का मेरा तरीका क्या हो। कुछ रट्टाफिकेशन टाइप की चीज़ की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एक सर्किल बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ भी कोई इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है। तो यहाँ ये समझाइए कि टू बिगिन विद कैसे शुरुआत हो पढ़ाई की, क्या तरीका हमारा होना चाहिए। पढ़ाई के तरीकों के बारे में अगर बताया जाए तो आज एक आप देखते हैं बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बड़े अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, ज्ञानी भी हैं, विद्वान भी हैं। कई लोगों ने उस पर खुद कोशिश किया होगा, असफल रहे होंगे या सफल हुए होंगे, फिर उन्होंने यह काम करना शुरू किया, तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान आपको एक दिशा तो देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आपने स्वाध्याय नहीं किया, आपने सिर्फ कोचिंग पर अपनी निर्भरता रख दी, या फिर आप समझते हैं कि अमुक शिक्षक से पढ़कर यह किया जा सकता है, शिक्षक आपको मार्गदर्शन दे सकता है,
आपके अंदर जानकारी को पैबस्त नहीं कर सकता है। वाह। इसके लिए आवश्यक है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति को पर जोर दें। ठीक है, शिक्षक ने आपको नोट लिखा है, शिक्षक ने आपको चीज़ें समझा दी, लेकिन उन चीज़ों को खुद भी पढ़कर समझ लेने से जी। आपका रास्ता सहज हो जाएगा। स्वाध्याय को ऐसे ही समझिए। स्वाध्याय का मतलब ये है कि आप जब तक स्वयं उसका पारायण नहीं करेंगे, खुद उसमें नहीं डूबेंगे। शिक्षक ने जो रास्ता बता दिया है, कोच ने जो रास्ता बता दिया है, लेकिन घर पर रियाज तो आप ही को करना है ना सर। जी। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आज के संदर्भ में है, कुछ निजीकरण का दबाव है, कुछ कंप्यूटरीकरण का दबाव है, कुछ सरकारी बजटीय सीमाएं हैं। लोग कहते हैं कि नौकरियां कम हैं, इसलिए सफलता की उम्मीद कम है। तो भाई, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में तो 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं और लाखों खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान में दिन रात कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ भोपाल में भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे होंगे क्रिकेट से, जिसमें हजारों लड़के खेल रहे होंगे, एक उम्मीद से कि शायद हमको कभी रणजी या उस टेस्ट क्रिकेट में जाने का मौका मिलेगा। तो वहाँ तो सिर्फ 11 ही जगह होती है, और आपको भी अपनी नौकरी में सिर्फ एक जगह चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अगर आपके पास रिक्ति एक भी है पूरे सरकार के तरफ से, कोई बात नहीं, वह एक आपका होना चाहिए। बहुत अच्छा मंत्र आपने दिया। कई बार आप ऐसा तय कर लेते हैं कि जैसे ये 15 पोस्ट बहुत कम है, 5 पोस्ट बहुत कम है, जहाँ 11 के लिए करोड़ों प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं। कोशिश, देखिए कोशिश, आप ये मानिए कि आप ही का अधिकार है इस पद पर, आप जाएंगे अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचेंगे। सर, ये भी एक बड़ा विषय महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ कि कई लोग ये मानते हैं कि अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छा मीडियम है अखिल भारतीय सेवा को अटेम्प्ट करने का। कॉपी अंग्रेज़ी में लिखी जाती है, हिंदी में लिखने वालों को इन्फीरियर मान लिया जाता है। इंग्लिश के बारे में एक माफ़ कीजिएगा, कहीं ना कहीं हमारी सोच ये भी है, वो चाहे एक उपनिवेशवाद से निकली हो, कि ये हिंदी पर थोड़ी भारी पड़ती है। आप ऐसे कैसे देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के लिए अगर मैं भाषा का चयन करूं, मेरी योग्यता हिंदी है, फिर भी मैंने जबरन अंग्रेज़ी ले लिया? भाषा कोई भी आपके रास्ते में अवरोध नहीं है। क्या बात है, वाह। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में पदस्थापित है एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उन्होंने हिंदी में इम्तहान दिया था संघीय लोक सेवा आयोग का, और सफल है, अपने पद पर है, आज पद पर है। तो भाषा कोई अवरोध नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि जो भी भाषा लिखे वह सटीक और ठीक हो, उसमें अशुद्धियाँ न हो। अब ये नहीं कि हिंदी आपने रख ली है और हिंदी में आप कुछ भी लिख देंगे तो वह सुना जाएगा, ठीक इसी तरह से अंग्रेजी में भी आप कुछ भी लिख देंगे तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए भाषा का चयन इस दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं रखता है कि वह आपके दृष्टिकोण से महत्व रखता है। आप कहाँ अपने आप को कंफर्टेबल निष्णात समझते हैं, आप समझते हैं कि मैं इसमें आराम से अपनी बात व्यक्त कर सकता हूँ, वही भाषा आपके लिए उचित है। एक बात अंग्रेजी के पक्ष में जाती है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें जो है वह अंग्रेजी में उपलब्ध हैं जी, उनमें हिंदी में अभी उतनी पुस्तकों की उपलब्धता नहीं। हालांकि अब काम चल रहा है, काफ़ी पुस्तकें आ भी गई हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अंग्रेजी भाषा की पुस्तक पढ़कर अगर हिंदी में उसको लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए भाषा को मैं कोई अवरोध नहीं मानता हूँ। जो जिस भाषा में आप अपने आप को, संघ लोक सेवा में तो भारत के 8वीं सूची में संविधान की जितनी भाषाएं हैं सब वहाँ पर हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर। इसलिए भाषा कोई विरोध नहीं है, भाषा के प्रति बिल्कुल निडर रहिए अगर आप किसी भी भाषा में अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवा में आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी एक चुनौती ये भी रहती है कि वो बहुत लंबी लंबी सिटिंग के लिए शुरू में अपने को तैयार नहीं कर पाते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ना है, 8-8 घंटे पढ़ना है। इसको आप मिथक मानते हैं कि 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़कर ही सफल हुआ जा सकता है, या एक फोकस्ड स्टडी का जो मैनेजमेंट है ये कैसे? क्योंकि इसके जो लोग आते हैं, कई लोग यही मानते हैं कि एक बंद कमरे में बंद कर लेना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं हम तो बाल कटवा लेते हैं जिससे मिरर का आकर्षण खत्म हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बाल कील से बांध लेते हैं कि नींद आए रात में तो झटका लगे तो फिर नींद खुल जाए। कुछ लोग कहते हैं नाना प्रकार के दूसरे पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे नींद ही ना आए। जी, इसमें मेरे बड़े भाई साहब ने मुझको एक मंत्र दिया था जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका सिलेबस बड़ा बड़ा था, तो मुझको अक्सर भय लगता था। वो इंजीनियर थे तो देखते रहते थे, बताते थे। तो उन्होंने एक दिन एक लाइन कहा, मेथोडिकल सक्सीड्स,
लेबोरियस फेल्स। आहा, वाह, मतलब परिश्रम बिना किसी रणनीति के, बिना किसी सूझबूझ के, बहुत सुंदर यदि बात। आप सिर्फ परिश्रम करते रहते हैं तो इसकी सफलता उतनी स्पष्ट नहीं होगी जितना कि आप एक रणनीति के तहत, मेथड के तहत करेंगे। मेथड के तहत करेंगे। चूंकि यूपीएससी या एमपीपीएससी जो भी इम्तहान है, इनका पाठ्यक्रम इतना विशाल है, अगर आप पाठ्यक्रम देख लें तो उसी से आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ जाना है इसमें। तो उसकी विशालता को देखते हुए लोग परिश्रम की मात्रा बढ़ा देते हैं, जबकि सत्य होना ये चाहिए कि आप उसको खंड करके देखें। हर खंड के में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम या आज के प्रधानमंत्री का नाम कोई रट कर थोड़ा जाता है। क्या बात है, बिल्कुल वह सही तो कहा। जानता है। बिल्कुल ठीक यह बात है। जानने की प्रवृत्ति अगर आपने रख ली तो फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये आवश्यकता जरूर होगी कि जो जानकारी आप इकट्ठा करते हैं वह सही स्रोत से हो और मान्य हो, तो फिर कोई उसमें परिश्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं आ जाता जितना कि आपका एक सही दिशा में प्रयास। एक बार आपसे चर्चा के दौरान एक बड़ी सुंदर बात आपकी मुझे स्मरण है। आपने कहा था कि पढ़ना भी एक एपेटाइट बन जाए, एक खुराक बन जाए आपकी। आपको जैसे भूख लगती है और आपसे सहन नहीं होता है, ऐसे अध्ययनशीलता भी एक खुराक बन जाए। जाहिर तौर पर इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, फिर मैं कहूँगा कि ये आपके अंदर की इच्छा है कि आप पढ़ाई को, अध्ययन को खुराक में तब्दील कर दें। इसके लिए कैसे अभिरुचि निरंतर पढ़ाई में बनी रहे सर, इसके लिए भी कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें बड़ी ज़रूरी मुझे लगता है मन के भीतर ही होंगी। जैसा आपने कहा कि परिश्रम बिना रणनीति के व्यर्थ है। जी, छात्रों के लिए एक विशेष संदेश भी है कि हम जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें ही कुछ बातें ऐसी निकलती हैं जो कि हमारे अंदर पुनः पढ़ने के लिए आकर्षित करती हैं। आपने एक विषय की एक जानकारी लेनी चाहिए तो आपको उसमें लगा कि अरे यह भी इसमें लिखा है, यह कैसे होगा, इसकी जानकारी भी ले लें। मैंने इसी संदर्भ में आपसे कहा था कि पढ़ना एक एपेटाइजर खुद है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, आपके सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाने शुरू होते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर के पीछे आप लग जाते हैं। अब जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा है वह सब जानता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। इसलिए मैंने कहा था उस समय कि ये एक अपने आप में एक एपेटाइजर है। अगर आप पढ़ेंगे, आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आपको और इच्छा होगी। जो भी शोधार्थी होते हैं उनके अंदर यही होता है, वह तरह तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, तरह तरह की चीजें पढ़ते हैं और अंततः उनका निर्णय ये होता है कि यह बात मैं नहीं जानता, इसको फिर मैं पढ़ूं। तो यह नहीं जानने की जानकारी जो होती है वह पढ़ने से ही होती है। बहुत सुंदर बात है। और जैसे आप और हम फिल्म देखते हैं और उसके हर खंड को लेकर उत्सुक रहते हैं, चाहे घर पर देखें या सिनेमा घर में, तो और अटेंशन होता है। घर पर हम जब देखते हैं तब भी पानी पीने के लिए कई बार उठने का मन नहीं करता। ऐसे ही एक पुस्तक हमारी उत्सुकता को बढ़ाती चली जाती है कि अब क्या होगा। मुगल काल में हमने इस बादशाह के पीरियड को पढ़ लिया, लेकिन इनके बाद आने वाला जो इनका उत्तराधिकारी है वो कैसा था, सुना तो हमने बहुत है। और ये प्रश्न आपके मन में उठते चले जाते हैं। तो ये आपका कई लोग ऐसा सोचते हैं। सर, इसी अफसरनामा में एक अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि मैं अखिल भारतीय सेवा में गया तो मैं लेखक हो गया, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी, भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, तो मेरा लिखने का एटीट्यूड डेवलप हो गया। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस तरह से हम आगे बढ़ें। अब परिश्रम का सर एक पूरा, जैसे आपने बहुत सुंदर बात कही जो आपके परिवार से ही निकली कि परिश्रम की एक रणनीति होनी चाहिए। तो पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए? कैसे हम अपने को अनुशासित करके प्रतिदिन अध्ययन का एक प्रारूप तय करें? ऐसे शुरू किया जाए, प्रारंभ किया जाए। हमने पहले तय किया कि हमें इस क्षेत्र में जाना है। अब उस क्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त होने का जो भी जरिया हो, उसके प्रति आपको थोड़ा लगन दिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग के जमाने में कंप्यूटर बड़ा नया विषय होता था और कंप्यूटर की और इम्तिहान दे रहे थे। कंप्यूटर उसमें विषय के रूप में आ गया था, थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी जी। अब इसके लिए हम लोग खोजते रहते थे कि कौन से कंप्यूटर इंजीनियर होंगे जो हमको इतनी सहजता से इसकी जानकारी दे दें। तो कभी कभी वो कंप्यूटर इंजीनियर साहब खुद ही रात में 10 बजे आते थे, तो हम लोग भी 10 बजे रात में उनको पकड़ते थे। तो मेरा मतलब ये है कि जानकारी कहाँ से मिलेगी, पहले इस जानकारी को इकट्ठा करें। जब आपने ये प्राप्त कर लिया कि हाँ हमारे जानकारी का स्रोत अब पक्का हो गया है, तब आप एक सिलेबस को देखें और सिलेबस को
उसी तरह से पढ़ें जिस तरह से सिलेबस में है, क्योंकि हर सिलेबस का एक गुण होता है, वह एक तरह से उत्तरोत्तर होता है। ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि पहला चैप्टर दे दिया गया आधुनिक भारत का इतिहास और आखिरी चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। ऐसा नहीं होता है, उत्तरोत्तर होता है। और उत्तरोत्तर होना ही आपकी जानकारी में धीरे धीरे इजाफा करता जाता है। फिर है समय कितना दिया जाए, जैसे आपने कहा कि 10 घंटे या 15 घंटे लगाया जाए या रात में सोया ही ना जाए, तो शरीर तो स्वीकार नहीं करेगा। नहीं सोया जाए तो मन में मति भ्रम पैदा हो जाता है। फिर आपको इतिहास दिमाग में नहीं, आपको दिखने लगता है। इतिहास दिखना नहीं है, वहाँ लिखना है ना? बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए आपको स्वाभाविक तौर पर शरीर को जितना आराम चाहिए दें, मनन की कोशिश करते रहिए पढ़ाई के बीच में। मनन बहुत इम्पोर्टेंट। पढ़ाई के बीच में आपने एक विषय पढ़ा, एक पुस्तक पढ़ी, पुस्तक का कोई अध्याय पढ़ा, 20 मिनट 25 मिनट आंख बंद करके उस विषय के बारे में खुद विचार कीजिए। मैं दावा कर सकता हूं कि आपको अगले 1 घंटे में वह बिल्कुल याद होगा, और शायद इतना याद होगा कि भूले नहीं भूलेगा। ये भी एक बड़ा प्रश्न मन में आता है, मेरे मन में भी आता है कि आप स्टूडेंट रहे हैं साइंस के, आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के, और इंजीनियर्स की सफलता का रेशियो तो बड़ा अद्भुत है अखिल भारतीय सेवाओं में। तो ये जो तरीका है कि कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी नहीं अब तक, इससे पहले ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अब यहाँ मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो ये इससे ओवरकम करने के लिए क्या ये मेंटल अधिक सोच, मानसिक ज़्यादा है कि इसमें आप उलझना शुरू हो जाते हैं कि ये विषय तो मैंने पढ़ा नहीं, और जिस विषय में रुचि नहीं है उसमें भी रुचि कैसे डेवलप की जाए? आप ऐसा समझे सर कि सामान्य, मैं किसी भी सामान्य क्षेत्र से जो BA BSc MA MSc कर रहा है उनके प्रति मेरा आदर है, वो अपने विषय को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन अब सोचे कि एक मेडिकल छात्र है, उसने 6-6 हज़ार पृष्ठों की 4-5 पुस्तकें पढ़ ली हैं अपने जीवन में, अपने मेडिकल अपने ज्ञान को परिवर्धित करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, या इससे अधिक ही। अब उनको अगर 300-300 पेज की अगर 50 किताबें मैं पकड़ा दूं तो उनके लिए तो यह सरल काम है। ठीक यही बात अभियांत्रिकी के साथ भी है, वहाँ एनालिटिक्स ज़्यादा होता है। एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग में एनालिटिक्स ज़्यादा होता है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके मन में एक उस तरह का एनालिटिकल भाव रहता ही है। अगर वह विषय का ज्ञान उन्होंने कहीं किसी सही मार्गदर्शन से प्राप्त कर लिया तो बाकी वह खुद विकसित कर लेते हैं। इसलिए आप देखें मेडिकल साइंस, इंजीनियर्स, इनका प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जी, कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ। कई लोग पढ़ाई का अर्थ ये समझ लेते हैं, इस तरह की पढ़ाई का, कि खुद को टॉर्चर करना, और वो खुद को भी प्रताड़ित करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी कई बार, माफ़ कीजिएगा, जाने अनजाने में वो करने लगते हैं, और पूरा जीवन उनका एक ऐसी लड़ाई में बदल जाता है जो लक्ष्य से धीरे धीरे या बड़ी तेज़ी से दूर कर रही है उनको, लेकिन उन्हें लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है वो बड़ा त्याग कर रहे हैं। मोबाइल तोड़ दिया है उन्होंने या छोड़ दिया है, फिल्में बरसों से नहीं देखी, क्रिकेट मैच तो भूल ही गए हैं, वो शादियों में नहीं जाते, एक 8x10 के कमरे में उन्होंने अपने को बंदी बना लिया है। इस मनोदशा से निकलना, ये भी एक मानसिक रुग्णता जैसा हो जाता है मिश्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल है, मानसिक रुग्णता ही है। आप अपने शरीर के साथ खेलने के अधिकारी नहीं हैं। आपने अपना लक्ष्य तय किया है। यहाँ एक बड़ी बात आती है, और एक बार असफल हो गए। आज के विद्यार्थियों में मैंने देखा, चूंकि मैं मार्गदर्शन करता रहता हूँ, मुझसे विद्यार्थी मिलते रहते हैं, एक बार उन्होंने परीक्षा दी, असफल हो गए, अब उन पर निराशा का इतना घोर निराशा में चले जाते हैं कि अगली सफलता तो अब खुद ही रोक लेते हैं। वो उनका अपना प्रयास ही रोक देगा, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ। पता सबको होता है क्यों नहीं हुआ, सिर्फ ये है कि आप उसको आत्मविश्लेषण कैसे करते हैं। क्या बात है। और दूसरी बात, सिर्फ परिश्रम करते रहिएगा। जैसे मैंने कहा, आपने मोबाइल तोड़ दिया, अपने जनजीवन को छोड़ दिया, तो ये तो आप अपने ज्ञान का रास्ता ही रोक रहे हैं। जितना आपको सामाजिक जीवन में एक दूसरे से मिलकर ज्ञान होता है, उतना ज़्यादा ज्ञान तो पुस्तक भी नहीं देती है। और अगर आप अपने मित्रों के साथ बैठकर, जो कि आपके साथी इम्तहान दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनके साथ चर्चा करते रहते हैं, तो दोनों के ज्ञान का इजाफा होता है, और जो अंततः दोनों की सफलता का कारण बनता है। इसलिए जनजीवन से कटकर तैयारी करना, यह तो कुछ अर्थ नहीं रखता। बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी, और आगे भी इस कार्यक्रम में सतत रूप से आप विजय शंकर मिश्रा जी को हमारे साथ देखेंगे इस कार्यक्रम में।
कुछ और भी एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, लेकिन हमारा जो पैनल है उसके एक मजबूत आधार स्तंभ विजय शंकर जी रहेंगे। और अगली कड़ी में हम इनसे जब चर्चा करेंगे तो ये जानेंगे कि स्टडी मटेरियल किस तरह का हो, किस तरह से वो हम उसको आत्मसात करें। हिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए रेफरेंस बुक कहाँ से हम शुरू करें। जैसा अक्सर आप और हम सुनते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी टू बिगिन विद शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो स्टडी मटेरियल और एटीट्यूड, इस पर अगली बातें होंगी, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए। सबसे पहली चीज़ है कि मनन करना, जो इन्होंने बहुत कंक्लूड करते हुए हमें बताया कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर 20 मिनट मौलिक चिंतन नहीं करेंगे उस पर कि हुमायूं ने ये किया तो क्यों किया, या लॉर्ड वेलेजली जो ये डिसीजन उन्होंने किया, या वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो फैसला किया, उसके पीछे मकसद क्या था। एक किताब कह रही है, एक आपका रैशनल माइंड उसका पोस्टमार्टम कर रहा है। ये करने की आदत डालिए, क्योंकि ये आपको लिखने में मौलिकता लेकर आएगी, और इंटरव्यू के वक्त अगर आपसे इस विषय पर कोई कुछ पूछ लेगा तो आपके मौलिक विचार उस बोर्ड को चमत्कृत कर सकते हैं और आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है। कामयाबी का क्या कहते हैं अखिल भारतीय सेवा के ये अधिकारी, कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर में, जब वो एक स्टूडेंट के तौर पर अपीयर हुए थे, तो उन्होंने क्या सावधानियां इसमें बरती थी, ये सुनिए। मैं पहली बार तैयारी कर रहा था और बहुत टाइम नहीं था मेरे पास, तो कुछ चीज़ें मेरी छोटी छोटी टिप्स है कि जैसे पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर देखो। मैं हमेशा ऐसे तैयारी करते आया है स्कूल की दिनों से, मतलब 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स की। अब पिछले 5 साल की क्वेश्चन पेपर्स देखो, अगर उस 5 साल में 4 साल में एक सवाल आया हो तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट कि वो सवाल इस बार भी आएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट का कोर इशू होगा, हर बार पूछता है। मैंने बुक्स का चयन ऐसे किया था, बुक्स तो बहुत सारे खरीदे मैंने, हर सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक खरीदे, पर उसमें से एक बुक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आपको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। और इस कार्यक्रम को लगातार देखिए, क्योंकि ये जज्बा, जब तक ये मंत्र आपके मन में बार बार नहीं गूंजेगा, हम होंगे कामयाब, तब तक कामयाबी कठिन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मिश्रा जी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।